नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है आर्द्रता तथा वर्षण। इससे पहले हमने वायुदाब तथा पवनों के बारे में अध्ययन किया और जितनी भी क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं उनमें जल वाष्प का अपना महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा अध्ययन होगा वो मुख्य रूप से जल वाष्प तथा उसकी मौजूदगी के कारण जो भी क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनको विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं और वो हमारे इस टॉपिक आर्द्रता तथा वर्षण में समाहित होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, यानी जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा चाहिए उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन द्वारा वाष्प जल में परिवर्तित होने से ऊष्मा मुक्त होती है, यानी बाहर छोड़ी जाती है और इसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, यानी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसे हम कहते हैं। ये पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में बात की थी, पहले की क्लास में, कि किस प्रकार से जल अपने विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है जब वह ठोस से मेल्ट होके यानी पिघल कर और तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी पिघलना। और उसमें क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होती है, ली जाती है, कितनी, 80 कैलोरी। और जब ये जल वाष्प में बदलता है तो 600 कैलोरी हीट ली जाती है और उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से जब वाष्पित जो जल है वो कंडेंस होता है, यानी संघनन होता है, जब बादल बनते हैं और उस पर बूंदें जमा होती हैं तो उसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है तो उस समय ऊष्मा जो होती है, उसमें मौजूद ऊष्मा है, वो बाहर छोड़ी जाती है, उसे कहते हैं हीट रिलीज करना। और ये कितनी होती है, 600 कैलोरी। और जब ये जल में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद ये फ्रीज होती है, फ्रीजिंग यानी जमना, जम जाती है और बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उस समय 80 कैलोरी हीट रिलीज होती है। तो ये डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से जल जो है वो अपनी विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है और उसमें किस प्रकार से ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है। आर्द्रता। आर्द्रता जलवायु विज्ञान में वायुमंडल में होने वाली विभिन्न घटनाओं या क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। आर्द्रता का सामान्य सा मतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं, यानी वायुमंडल में जो वायु हवा होती है उसके साथ मौजूद जितने भी कण होते हैं जिन्हें हम आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, वो जल को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, तो वो उस वायु की आर्द्रता हो जाती है, यानी ह्यूमिडिटी होती है, यानी कितना जल जल वाष्प के रूप में हवा में मौजूद है, उसे हम आर्द्रता यहाँ कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में जब हमने बात की थी वायुमंडल के संगठन की, तो हम बात कर रहे थे कि जल वाष्प की जो मात्रा है वो करीब औसत रूप से 2% होती है, 2%। लेकिन कुछ स्थानों पर यह 5% तक हो सकती है। और हमने ये भी बात की थी कि जलवाष्प की मात्रा जो है वो पहले कुछ किलोमीटर में ही सर्वाधिक पाई जाती है। स्थल की अपेक्षा सागरों पर वाष्पीकरण अधिक होता है, हम ये जानते हैं, वहां जल मौजूद है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर, किसी भी एक टेम्परेचर पर, तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की जो क्षमता होती है कि कितनी नमी कोई भी वायु धारण कर सकती है अपने अंदर, उसे हम कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। यानी उससे ज्यादा यदि वहां पे जलवाष्प और मिल जाए उसे,
तो उसके बाद वो हवा अपने अंदर उसे ग्रहण नहीं कर सकती, फिर उसका रूप बदल जाएगा, चाहे वो कंडेंसेशन हो जाओ यानी संघनन की क्रिया शुरू हो जाओ या अन्य कोई क्रिया शुरू हो जाती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, क्योंकि जितनी गर्म होगी वायु, नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक हो जाती है, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। यदि वायु में निश्चित तापमान पर आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी मौजूद होती है तो उसे संतृप्त वायु कहा जाता है, सैचुरेटेड एयर, यानी इससे ज्यादा वो और प्राप्त नहीं कर सकती, संतृप्त होगी, वो तृप्त होगी। ये कौन सी स्थिति होगी? उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ओसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट, उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वायु और ज्यादा नमी ग्रहण नहीं कर सकती, या हम कह सकते हैं जिस टेम्परेचर पे वायु संतृप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट। अब आर्द्रता के प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा, यानी वायु का निश्चित, यानी ये एक वायु का क्यूबिक सेंटीमीटर, एक आप कह सकते हैं कि इतनी हवा है वायुमंडल में, इस पूरे में कितना जलवाष्प मौजूद है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर हो गया। आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम, तो ये इसके अंदर कितनी जलवाष्प की मात्रा मौजूद है उसे हम ग्राम ऑफ वेपर के रूप में मापते हैं, उसे हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो आयतन के हिसाब से जब हम आर्द्रता को नापते हैं तो उसे निरपेक्ष कहा जाता है। विशिष्ट या स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है? वायु के निश्चित भार में, यहां भार की बात आ गई, ऊपर आयतन की बात कर रहे थे हम, ये भार, कितना वजन, वायु के निश्चित भार में कुल नमी की मात्रा, तो हम यहां क्या कहेंगे कि भाई कितने किलो हवा के अंदर कितने ग्राम जलवाष्प है। ये देखिए कितने केजी हवा के अंदर कितने ग्राम जलवाष्प है। तो आयतन हो सकता है उसका कम ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही आयतन होगा। 1 किलो हवा के अंदर हवा किस प्रकार से फैली हुई है या कंप्रेस्ड है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां हम वेट की बात कर रहे हैं। तो ये दो हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष, और सॉरी विशिष्ट आर्द्रता। तीसरी जो आर्द्रता है जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर, किसी भी टेम्परेचर पे निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी कोई भी मान लो हवा है, उसके अंदर 10 ग्राम जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है मान लो, लेकिन इस समय उसमें मौजूद कितना है? 5 ग्राम, 5 ग्राम, तो करीब 50% हो गया। ये जो है ये तो क्या है? उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा है ये तो 5 ग्राम, तो लेकिन वो धारण कितनी कर सकता है, यानी आर्द्रता सामर्थ्य कितना, उसमें सामर्थ्य कितना है, वो है 10 ग्राम। तो इनका जो अनुपात होगा उसे हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यहां आप देखिए 5/10 गुणा 100, क्योंकि ये प्रतिशत में नापी जाती है, तो गुणा 100 करते ही कितना हो गया? 10 बार कट गया, और 10 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 50%, परसेंटेज में 50%। तो इस प्रकार से हम सापेक्षिक आर्द्रता को नापते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो गया, सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता क्या था कि कितनी निश्चित आयतन में हवा है, तो एक तरह से उसमें मौजूद, और एक उसका सामर्थ्य कितना है उसको 100 से गुणा कर दिया, तो सापेक्षिक आर्द्रता निकल गई। और आप बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर,
यदि तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि उस हवा का आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा तापमान के बढ़ने से, जैसा हमने पहले देखा। तो नीचे वाला जो है वो सामर्थ्य वो बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज कम होता जाएगा, और यदि तापमान कम होता है तो सामर्थ्य कम होता जाएगा तो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो ये एक दूसरे से विपरीत संबंध रखते हैं। ये देखिए, ये दिन का समय है, सुबह के 6 बजे हैं, फिर दोपहर का समय है, फिर 6 बजे, फिर शाम का रात का समय है। तो इस प्रकार से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। टेम्परेचर सुबह कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस प्रकार से आप देखेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो ये कम होती जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आप देखिए संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन। जल के गैसीय रूप का जल में रूपांतरण संघनन कहता है। जब हवा ऊपर उठती है, हम ये जानते हैं कि जब वायु ऊपर उठती है, संवहन के द्वारा वायु ऊपर उठती है, तो जब वायु ऊपर उठती है तो उसका जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और तापमान कम होता गया इसका मतलब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती गई। तो जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी, यानी जितना जलवाष्प उसको चाहिए था उतना जलवाष्प उसको मिल गया तो 100% हो गई। तो 100% होते ही क्या हुआ, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी वो जल जो है, जो वाष्प के रूप में था, वो तरल पदार्थ जल के रूप में वहां मौजूद विभिन्न कणों पे जमने लग जाएगा, और वो एकत्रित हो जाएंगे तो बादल बन जाएंगे। तो संघनन की प्रक्रिया एक तरह से 100% सापेक्षिक आर्द्रता के साथ शुरू होती है। संघनन की क्रिया वायुमंडल में स्थित सापेक्षिक आर्द्रता पर आधारित होती है। 100% सापेक्षिक आर्द्रता के होने पर संघनन शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर तरल रूप में व नीचे हिमकण के रूप में संघनन होगा। यदि तापमान वहां का 0 डिग्री है या उससे ऊपर है तो वो तरल रूप में, और यदि नीचे चला गया माइनस में तो वो हिम के रूप में जमा होने लगता है। वायु का ठंडा होना, वायु किस प्रकार से ठंडा होती है, ये एक परिवर्तन है जिसे हम रुदोषण ताप परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है वो धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने की जो परिवर्तन है, जो ताप में परिवर्तन है, उसे हम कहते हैं रुदोषण ताप परिवर्तन। रुदोषण का यहां मतलब है कि ना तो वो ऊर्जा, वो वायु जो है, जो वायु का गोला है जो ऊपर उठ रहा है, वो ना तो ऊर्जा बाहर से लेता है ना अपने अंदर की ऊर्जा बाहर देता है, तो उसके अंदर ही अंदर बदलाव होता है, इसलिए उसे कहते हैं रुदोषण ताप परिवर्तन, एडियाबेटिक। तो वायु के ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर या नीचे जाने के कारण बिना अतिरिक्त उष्मा के मिलाए तापमान में होने वाले परिवर्तन को रुदोषण ताप परिवर्तन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, शुष्क रुदोषण दर और एक होता है आर्द्र रुदोषण दर। शुष्क रुदोषण दर की जो दर है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, शुष्क रुदोषण दर। और जब संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो दर किस में बदल जाती है, अब जो परिवर्तन होगा तापमान में वो धीरे होगा, उसे हम कहते हैं आर्द्र रुदोषण दर, वेट एडियाबेटिक रेट। और वो दर क्या है, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ये देखिए इस प्रकार से वायु जब यहां से ऊपर गई तो ये देखिए शुष्क रुदोषण ताप पतन दर कितनी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ये 1000 मीटर पे पहुंचा, यहां से 1000 तो कितना हो गया, नीचे इसका कितना था तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां कितना हो गया 10 कम हो गया 22 डिग्री। अब यहां पे भी देखिए 2000 पे जाते ही 10 और कम हो गया 12 डिग्री, 3000 पे जाते क्या हुआ 2 डिग्री और 10 डिग्री और कम हो गया तो कितना हो गया 2 डिग्री। अब यहां देखिए यहां पे संघनन शुरू हो गया, कंडेंसेशन लेवल। तो संघनन जब शुरू हुआ तो मैंने बताया था संघनन का मतलब क्या है कि जो जलवाष्प है वो अब जल में बदलने लग गया। तो जब जलवाष्प जल में बदलता है तो वो अपने अंदर से ऊर्जा बाहर देता है। तो जब ऊर्जा बाहर देगा ये, तो ये जो बादल है इसका तापमान बढ़ेगा,
तो तापमान बढ़ेगा तो जो ऊपर और ऊपर उठेगा तो तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, तो अब जो दर है इसके ठंडा होने की वो अब कम हो जाएगी। वो कितनी रह जाएगी? 5 डिग्री या 5.5 डिग्री 1000 मीटर पे। इसे हम आर्द्र रुदोषण तापपतन दर कहते हैं। तो आप देख लीजिए 2 डिग्री था, अब 4000 यानी 1000 मीटर और ऊपर जाने से -3 हुआ, यानी 5 डिग्री कम हुआ। यहां और ऊपर जाएंगे तो 5 डिग्री कम हुआ। तो इस प्रकार से दो दर हैं, एक शुष्क और एक आर्द्र। ये इसमें भी वही चीज दिखाई गई है। ये देखिए हवा ऊपर क्यों उठती है, ये दिखाया गया है कि कोई पर्वत श्रेणी आ जाए बीच में तो हवा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि जाएगी कहां, ऊपर ही उठना पड़ेगा उसे। फ्रंटल यानी गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में मिलती है तो ये फ्रंट बन जाता है, वाताग्र, तो इसे हम कहते हैं फ्रंटल वेजिंग। कन्वर्जेंस, जब दो हवाएं आपस में मिलती हैं तो वो कन्वर्ज होके और ऊपर जाएंगी। लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव लिफ्टिंग यानी तापमान बढ़ने के कारण किसी स्थान पे हवा गर्म होती है और वो ऊपर उठती है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव लिफ्टिंग। वायुमंडल की स्थिरता तथा अस्थिरता। स्थिरता का मतलब है कि जो हवा ऊपर उठ रही है वो स्थिर है या अस्थिर है। स्थिर का मतलब होगा कि वो ठंडी है, तो वो क्या होगा, ऊपर नहीं उठेगी। यदि तापमान उसका आसपास के वायुमंडल से कम हो गया तो वो ठंडी है बाहर के वायुमंडल से, तो वो स्थिर हो गई। और यदि किसी हवा का तापमान बाहर के वायुमंडल से ज्यादा है यानी वो गर्म है तो वो और तेजी से ऊपर उठेगी, तो उसे हम कहेंगे अस्थिरता। तो ये क्या कहता है, स्थिरता की बात कर रहा है। जब कोई शुष्क हवा ऊपर उठती है और उसकी शुष्क एडियाबेटिक ताप पतन दर यानी जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली है वो सामान्य ताप पतन दर, सामान्य कितनी है, 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है, इससे अधिक होती है, यानी शुष्क वाली इससे अधिक है। तो शुष्क ज्यादा है इसका मतलब जो सामान्य तापपतन दर है वो तो किस में काम आ रही है, हमारे वायुमंडल के अंदर, और जो शुष्क है वो हवा के लिए है। तो यानी शुष्क ज्यादा होने के कारण हवा तेजी से ठंडी हो रही है बजाय बाहर के वायुमंडल से, तो उसका तापमान तेजी से ठंडा होगा तो वो ठंडी होगी बाहर के वायुमंडल से, तो वो स्थिर हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, जब कोई शुष्क हवा ऊपर उठती है और उसकी शुष्क एडियाबेटिक तापपतन दर सामान्य तापपतन दर से अधिक होती है तो कुछ ऊंचाई पर वह आसपास की वायु से अधिक ठंडी हो जाती है, जिस कारण वह स्थिर हो जाएगी। अब ऊपर नहीं उठेगी, तो स्थिरता की स्थिति आ गई। और अस्थिरता क्या होती है कि जब सामान्य तापपतन दर ज्यादा हो जाए, यानी बाहर के वायुमंडल की तापपतन दर तो ज्यादा हो जाए तो वो वायुमंडल तो तेजी से ठंडा होगा, और जो हवा उठ रही है उसकी शुष्क एडियाबेटिक दर है वो कम हो तो वो धीरे ठंडा होगा, तो वो गर्म रहेगी बाहर के वायुमंडल से। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जब सामान्य तापपतन दर शुष्क एडियाबेटिक दर से अधिक होती है तो वायु आसपास की अपेक्षा गर्म होने के कारण ऊपर उठती है तथा अस्थिर होती है, इसे अस्थिरता कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, पूर्ण अस्थिरता की स्थिति आती है, तो उसमें भी क्या होगा, जब सामान्य तापपतन दर शुष्क एडियाबेटिक दर से अधिक हो। तो यहां एक डायग्राम से इसको बताया गया है कि ये देखिए, ये क्या है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, सामान्य तापपतन दर है जो वायुमंडल में होती है, और यहां कितनी है, ये 12 डिग्री प्रति 1 किलोमीटर। हमारी जो रुदोषण तापपतन दर है वो कितनी है, शुष्क है वो तो 10 डिग्री है, और जो आर्द्र है वो कितनी है, 6 डिग्री। तो अब देखिए ये हवा ऊपर उठ रही है, तो यहां से 40 डिग्री इसका तापमान है, तो यहां 1 किलोमीटर पे कितनी होगी, 10 डिग्री कम कर दीजिए 30, 2 किलोमीटर पे कितनी होगी, 20। अब यहां कंडेंसेशन हो गया इस लेवल पे, यहां संघनन शुरू हो गया, तो आगे जो है वो हवा किस दर से ठंडी होगी, आर्द्र रुदोषण तापपतन दर से, वो कितनी है, 6 डिग्री। तो 20 से 1 किलोमीटर पे कितना हो गया, 6 कम कर दीजिए 14 डिग्री, फिर और 1 किलोमीटर पे 6 कम कर दीजिए, तो इस लेवल पे इस हवा का कितना टेम्परेचर है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो बात होगी हवा की। अब हमारे वायुमंडल को देखिए कि वायुमंडल किस दर से कम हो रहा है, सामान्य तापपतन दर जिसे एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं, वो कितनी है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां 40 डिग्री था, ये भी 40 था,
अब 12 कम कर दीजिए 28 हो गया, फिर 2 किलोमीटर पे 12 और कम कर दीजिए 16 हो गया, 3 किलोमीटर पे 4 रह गया, 4 किलोमीटर पे हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है कि जो हवा ऊपर उठ रही थी उसका तापमान तो 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे वायुमंडल का कितना है -8 डिग्री। तो ठंडा कौन सा है? वायुमंडल। और हमारी हवा जो ऊपर उठ रही थी वो गर्म है, तो गर्म होने के कारण ये और ऊपर उठेगी, तेजी से ऊपर उठेगी। इसको कहते हैं पूर्ण अस्थिरता, अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। और इसी पूर्ण अस्थिरता के कारण जितनी ज्यादा पूर्ण अस्थिरता होगी उतने ही तेज और ज्यादा खतरनाक जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, जैसे तड़ित झंझा है, तेजी से बारिश हो सकती है या बर्फबारी हो सकती है, ये इसका ही कारण होता है, ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का ही कारण होता है। फिर देखिए कुहरा क्या है। हम फॉग की बात करते हैं। फॉग है क्या एक्चुअली? एक तरह से हम कह सकते हैं कि जमीन पे बनने वाले बादल को हम कोहरा कहते हैं, सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो। लघु जल सीकरों से परिपूर्ण कोहरा एक प्रकार का बादल होता है जो कि सामान्य बादलों की विपरीत धरातल के समीप पाया जाता है। कोहरा है क्या? कोहरा एक्चुअली, क्योंकि हमारे धरातल के पास जब ह्यूमिडिटी पाई जाती है, यानी वायु के अंदर जलवाष्प मौजूद होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने से क्या हो रहा है कि वो जो जलवाष्प है वो संघनित हो गया, संघनन की क्रिया हो गई उसके अंदर, वो बूंदों के रूप में हवा में जमता है और जमीन के ऊपर जमता है, जो ओस के रूप में हम देखते हैं। तो यही कोहरा है, और कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। वायुमंडल में वो बादल के रूप में संघनित होता है और धरातल पे वो कोहरे के रूप में होता है। कितने प्रकार का कोहरा है आप देखिए, एक होता है अंतर वायु राशि कोहरा, एक होता है वाताग्र या सीमांत कोहरा। तो अंतर वायु राशि कोहरा मतलब वायु राशि के भीतरी भीतर, मतलब कोई भी वायु राशि है, हवा है, उसके अंदर ही अंदर कोहरे का निर्माण हो रहा है। वो कैसे होता है? एक तो देखिए विकिरण कोहरा होता है। विकिरण कोहरा क्या है? रेडिएशन फॉग जिसे हम कहते हैं। विकिरण कोहरा हम जो देखते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी एक तरह का विकिरण कोहरा है। विकिरण कोहरे का निर्माण उस समय होता है जब ठंडे धरातल पर गर्म और आर्द्र वायु होती है। जब ठंडा धरातल हो, टेम्परेचर कम हो, तो वहां पे गर्म और आर्द्र वायु होती है। इस कारण ऊपर स्थित जो वायु है वो संघनित हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि सूर्य का जो विकिरण है वो धरातल पे आता है, और जब रात का समय होता है तो पूरा का पूरा रेडिएट हो जाता है, वापस चला जाता है, तो धरातल तो जल्दी ठंडा हो गया, और उसके ऊपर वाली वायु है वो उससे थोड़ी गर्म है, और उसमें आर्द्रता और है, तो वो धीरे धीरे फिर वायु तापमान कम होने के कारण संघनित होने लग जाता है। इसको हम विकिरण कोहरा कहते हैं। एक होता है संपर्कीय विकिरण कोहरा, जब ठंडे धरातल पर गर्म व आर्द्र हवा का आगमन होता है। कोई हवा जो गर्म हो और आर्द्र हो वो बाहर से आए ठंडे धरातल पे, तो उष्णाद्र एवं ठंडी हवा के मिश्रण से उत्पन्न कोहरे को हम संपर्कीय विकिरण कोहरा कहते हैं। क्योंकि संपर्क हुआ ना दो हवाओं का, इसलिए उसे संपर्कीय विकिरण कोहरा कहा। इसी तरह का कोहरा, ये जो संपर्कीय विकिरण कोहरा है, जाड़े में स्थलीय भागों पर तथा गर्मियों में सागरीय भागों पर होता है, क्योंकि शीतकाल में स्थलीय भाग अधिक ठंडा होते हैं। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं, आप ये देखिए कि जहां पे समुद्र की गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां भी कोहरा होता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए न्यू फाउंडलैंड, जो अमेरिका के आसपास का जो भाग है, यहाँ देखिए आप, ये अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ दो धाराएं हैं, एक लेब्राडोर और एक गल्फ स्ट्रीम इधर से जाती है, ये दोनों यहाँ मिलती है। ये तो गर्म धारा है और ये ठंडी धारा है। तो ये जो स्थान है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के आसपास कोहरा होता है। इसी प्रकार से जापान के पास भी होता है। और ओयोशियो और कुरुशियो जो जल धाराएं हैं, एक ठंडी एक गर्म है, उनके मिलने के कारण वहां कोहरा होता है। सागरीय भागों पर इस तरह के कोहरे को क्या कहा जाता है? सागरीय कोहरा भी कहा जाता है, सी फोग कहा जाता है। ठीक है। फिर है वाष्पीय कोहरा। इसका निर्माण उस समय होता है जब ठंडी हवा गर्म सागरीय भाग के ऊपर आ जाती है। सागर का जो भाग है वो गर्म है और ठंडी हवा है वो वहां आई है, ये देखिए, तो उसकी यहां पे क्या हुआ? कोहरा उत्पन्न हो गया। पहाड़ी कोहरा
महाद्वीपों के भीतर चलने वाली उष्णाद्र हवा जब पहाड़ी ढालों के सहारे ऊपर उठती है, ये पहाड़ी ढाल है, इसके सहारे ये ऊपर उठ रही है, तो संघनन के कारण कोहरा बनता है। तो यहाँ पे कोहरा बन जाता है जो पहाड़ी के निचले भागों को ढक लेता है और इस पूरी वैल्यू को, जो घाटी है, इसको ढक लेगा। इसको हम कहते हैं पहाड़ी कोहरा। सीमांत कोहरा, जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवा, विपरीत यानी एक गर्म और एक ठंडी, एक रेखा के सहारे मिलती हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और इस रेखा के सहारे वो मिलती हैं, तो वातागर का निर्माण होता है वहां पे, जिसके सहारे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। ये गर्म हवा है तो ये ऊपर उठ जाएगी तथा संघनन प्रारंभ हो जाएगा, तो यह कोहरा बन जाएगा। उसे हम कहते हैं सीमांत कोहरा, फ्रंटल फोग। तो इस प्रकार कोहरे के विभिन्न प्रकार होते हैं, वो बहुत से प्रकार हैं, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका विकिरण कोहरा होता है। फिर देखिए, इसका जो वायुमंडल में बनने वाला रूप है उसे हम बादल कहते हैं। बादल जल सीकरों या हिम सीकरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। ड्रॉपलेट्स, जल सीकर का मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स, और हिम का मतलब जो एक तरह से बर्फ के रूप में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनका एक तरह का समूह है। वो एक साथ जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बादल का रूप ले लेते हैं, और ये ऊंचाई पर पाया जाता है। हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के बादल होते हैं, मुख्य रूप से इनको ऊंचाई के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले बादलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है? एक तो उच्च बादल कहते हैं, ऊंचे बादल, जिनकी 6000 से 20,000 तक मीटर की ऊंचाई होती है, 6 से 20 किलोमीटर। उनमें सबसे ऊंचा जो बादल है वो है पक्षाब मेघ या पक्षाब बादल, सीरस क्लाउड्स इसे कहा जाता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर छितराए रूप में रेशम की तरह दिखने वाले जो बादल हैं उन्हें पक्षाब बादल कहते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से इनमें जल की मौजूदगी नहीं होगी, पानी ज्यादा नहीं है। फिर पक्षाब स्त्री, सीरोस्ट्रेटस, प्राय श्वेत रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, जो आकाश में एक पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो इनके चारों तरफ एक तरह का प्रभा मंडल, इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के इन बादलों की मौजूदगी होगी तो इस प्रकार से प्रभा मंडल बन जाएगा, चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। फिर है पक्षाब कपासी, सीरोक्यूमुलस, श्वेत रंग के मेघ या तो छोटे छोटे गोलाकार रूप में या लहरनुमा रूप में मिलते हैं। ये 3 प्रकार के ऊंचाई वाले बादल हैं। फिर मध्यम ऊंचाई के बादल जो 2.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें एक है उच्च स्तरीय बादल यानी एल्टोस्ट्रेटस, आकाश में लगातार रूप में फैले नीले व भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं, एल्टोस्ट्रेटस कहते हैं। फिर उच्च कपासी बादल, एल्टोक्यूमुलस, ये पक्षाब कपासी बादलों की तरह ही गोलाकार रूप में लहरों में पाए जाते हैं। जैसे ऊपर वाले जो पक्षाब कपासी हैं उसी तरह के दिखते हैं, लेकिन ऊंचाई इनकी कम होती है। निम्न बादल, नीचे वाले जो बादल हैं, इनमें एक होता है स्त्री कपासी बादल यानी स्ट्रेटोक्यूमुलस। इनका रंग हल्का भूरा होता है तथा ये बड़े बड़े गोलाकार चकतों के रूप में पाए जाते हैं, चकतों के रूप में पाए जाते हैं। और फिर होता है स्ट्रेटस, ये बादल प्राय कुहेरे के समान होते हैं परंतु धरातल से सटे नहीं होते, यानी धरातल पे नहीं होंगे, थोड़ा ऊंचाई होगी लेकिन एक तरह से कोहरे के समान दिखेंगे, यानी नीचाई काफी नीचे है एक तरह से। तो ये जो बादल है, निम्न बादल, जो नीचे बादल हैं, वो 2.5 किलोमीटर की नीचाई तक रहते हैं। एक और वर्गीकरण बादलों का है जिसे हम कहते हैं, ये इस प्रकार के बादल होते हैं, सीरोस्ट्रेटस, सिरस, जो सबसे ऊंचे बादल हमने बताए थे, ये स्ट्रेटोक्यूमुलस, एल्टोस्ट्रेटस, क्यूमुलस। एक हमने बात की थी कि एक और वर्गीकरण होता है कि बादलों का ऊर्ध्वाधर फैलाव, यानी ऊंचाई के साथ जब बादल, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो ऊंचाई के साथ फैलते हैं, उनकी ऊंचाई काफी होती है। 2 प्रकार के बादल हैं, एक कपासी बादल और एक कपासी वर्षा बादल, कपासी और कपासी वर्षा बादल। ये देखिए, ये देखिए क्यूमुलोनिम्बस और ये क्यूमुलस, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाले बादल होते हैं। एक तरह से गोभी का जैसे फूल है उस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट है इनका ऊंचाई के साथ। ये देखिए एनविल हेड होता है इनका चौड़ा, क्यूमुलोनिम्बस, और नीचे देखिए इनसे बिजली कड़कने की वो दिखाई गई है इस प्रकार से। तो
ये क्योंकि ऊंचाई के साथ तेजी से ऊपर उठती है, हवा के साथ बनते हैं, तो इसलिए वर्षा इनसे काफी ज्यादा होती है, तेज वर्षा होती है। कपासी बादल अधिक घने व विस्तृत होते हैं, ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल की तरह होता है, परंतु आधार समतल होता है। आधार समतल होगा और ऊपर से इस प्रकार से फैले होंगे। कपासी वर्षा ये अत्यधिक विस्तृत व गहरे बादल होते हैं जिनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है। इनके साथ वर्षा, तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। थंडर स्टॉर्म्स यानी तड़ित झंझा का मतलब है तेज गर्जन के साथ जो वर्षा होती है, तो इसकी संभावना इनके साथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के बादल हैं। कपासी वर्षा बादल इस प्रकार के दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जल वर्षा के प्रकार क्या है। रेनफॉल जो है, जो वर्षा होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं। मोटे तौर पर 3 प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षा होने का मतलब है कि हवा का ऊपर उठना। हवा जब तक ऊपर नहीं उठेगी वर्षा नहीं होगी। तो 3 तरीके हैं जिनसे हवा ऊपर उठती है, उसी के आधार पे हमने इसको जल वर्षा को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले है संवहनीय वर्षा। ये देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है, कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी अधिक गर्मी के कारण जब धरातल के ऊपर तापमान बढ़ता है तो वहां की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो संवहन के कारण तेजी से ऊपर उठती है। और जब ये हवा ऊपर उठती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होके और उसके अंदर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इस प्रकार की जो वर्षा होगी उसे हम कहते हैं संवहनीय जल वर्षा। दूसरे प्रकार की जो वर्षा है जिसे हम कहते हैं पर्वतीय जल वर्षा, क्योंकि हवा किस प्रकार से उठती है यहाँ पे, पर्वत के सहारे। ये देखिए ये हाई ग्राउंड या पर्वत है और इसके सहारे हवा इधर से आई तो इसके सहारे सारे ऊपर उठेगी, ये इस प्रकार से ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी और ठंडी होगी तो वहां संघनन होगा और वर्षा होगी। इस प्रकार की वर्षा पर्वतीय जल वर्षा होती है। जितने भी जैसे हमारे यहाँ पे पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के सहारे जो मुंबई और इसके आसपास के भागों में जो वर्षा होती है वो एक प्रकार से पर्वतीय जल वर्षा है। या हिमालय की चोटी को देख लीजिए, इसके टकरा कर कभी वर्षा होती है तो इसके तटीय भागों में तो वो भी पर्वतीय जल वर्षा है। तो इस के 2 भाग हैं पर्वत के, जिधर से हवा ऊपर उठती है वहां उसे हम कहते हैं वृष्टि ढाल, और दूसरा जो साइड है, क्योंकि वर्षा यहां हो चुकी, अब दूसरी तरफ तो हवा नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो वापस गर्म हो जाएगी और वो एक तरह से कोई वर्षा नहीं होगी, इसलिए उसको कहते हैं वृष्टि छाया ढाल, रेन शेडो एरिया। इसको हम कहते हैं रेन शेडो एरिया। तो जिधर जहां जहां पर्वतीय भाग है उसके अपोजिट साइड में आप देखिए वर्षा हमेशा कम होती है, तो वो वृष्टि छाया ढाल होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं उसे, रेन शेडो एरिया। और तीसरे प्रकार की जो वर्षा है उसे हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। ये तब होती है जब 2 विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्वभाव की हवाएं हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं। एक हवा जो गर्म है और दूसरी हवा जो ठंडी है, जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पे वातागर का निर्माण होता है और उस वातागर के सहारे गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है धीरे धीरे, और ऊपर उठ के बादलों का निर्माण करती है और उन बादलों में संघनन होने के बाद धीरे धीरे वर्षा होती है। इस प्रकार की जो वर्षा है उसे हम चक्रवातीय जल वर्षा कहते हैं। तो ये जल वर्षा के 3 प्रकार हैं, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मुख्य रूप से वर्षण के बारे में बात की है और जो आपके जलवाष्प का रूप है जो विभिन्न रूप से वायुमंडल में मौजूद है उसके कारण होने वाले विभिन्न क्रियाओं के बारे में बात की है। इसे आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी प्रकार से देखते रहें वीडियोस को और अपना अध्ययन जारी रखें। बहुत